सबको जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। सबसे पहले मैं अपनी बातों को शुरू करने से पहले अपने पुरखों का आह्वान करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये ताकत दी कि हर तरह के मुसीबत झेल कर भी आज मैं अपने समुदाय को बचाने के लिए उनके हक अधिकारों की बातों को उन तक पहुंचा रही हूं। साथ ही साथ हमारे मन्नारे दादा जगदीश वो आज होते तो यहाँ पे जो क्रांति उठी है उसको देखकर बहुत खुश होते, और उनका जो सपना है भील प्रदेश का और अपने समुदाय खासकर उदयपुर के आदिवासियों को आगे बढ़ाने का, उनको मालिक बनाने का, आज अगर वो होते तो बहुत ही खुश होते। हमारे आदिवासी परिवार के जो अगुआ जन भोर दादा और कांति भाई आदिवासी, उनका जो सपना है उनको आज मैं पूरा होते हुए देख रही हूं। साथियों, हमारे पुरखों ने हमको हमारे जल जंगल जमीन दिलवाए और उस जल जंगल जमीन को लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने अपनी जान भी गंवाई। साथ ही उन्होंने जब अपनी जान गंवाई तो उनका जो डीएनए है वो हम तक आया, और आज उसका नतीजा है कि हमारे जैसे लोग हमारे समुदाय के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आपके समक्ष खड़े हैं। और मैं ये चाहूंगी कि हमसे सीखकर जो भी हक अधिकार की जानकारी आपको मिलती है उसको सीखकर यहाँ से भी कई सारे आपका भंवर दादा, कांति भाई, जगदीश दादा, अमित खराड़ी, बबीता कच्छप जैसे कई सारे जो है अगुआ जन यहाँ से निकले और हमारे बाद भी चाहे हम रहे चाहे ना रहे सीख कर हमारे जल जंगल जमीन और हमारे अधिकार को बचाने का आह्वान करें। आज का जो दिन है ये विश्व आदिवासी अधिकार दिवस है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के कुछ अधिकारों को लिखित किया है। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसमें विश्व भर के आदिवासियों ने एक मत होकर एक ही बात बोली है कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन पे उनका ही अधिकार है, किसी और का नहीं है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में कहा था, क्या कहा था कि 8% आदिवासी है यानी कि भील है वो इस देश का असली मालिक है, और बाकी के जो है वो विदेशी है, बाहरी है, आक्रमणकारी है। और इस प्रकार से ये जल जंगल जमीन और खनिज जो है ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समुदाय का है, भील समुदाय का है। जैसा कि हमारे दादा ने बताया भी कि 1 साल 13 दिन तक मुझे जेल में रहना पड़ा था, और झारखंड जो है वहां से मेरे आंदोलन का शुरुआत हुआ था। वहां के जो मुंडा आदिवासी है उनकी जमीन पे 10 लाख टन सोना था। वर्तमान में वो 10 लाख टन सोना आज भी उनकी जमीन पे बचा हुआ है, क्योंकि वहां के आदिवासियों ने अपने हक और अधिकार को जाना कि हमको लड़ाई लड़ने का तरीका कैसे लड़ना है। वो दिन गए जब हमारे पुरखे तीर धनुष लेकर निकल जाते थे और अंग्रेज से, मुगल से, तुर्क से सबसे उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। लेकिन आज के दिन में अगर हम अपने जल जंगल जमीन और खनिज को बचाने के लिए तीर धनुष लेकर निकलेंगे तो उससे क्या होता है कि सरकारें जो है हम पे केस लगा देती है, और केस लगाने के बाद में अंतिम में हमको पुलिस पकड़ के ले जाती है और कोर्ट के सामने प्रस्तुत करती है। कोर्ट के सामने जब प्रस्तुत करती है तो वहां पे जब वकील आपस में लड़ाई लड़ते हैं तो क्या वो तीर धनुष से लड़ाई लड़ते हैं? नहीं, वो जब बहस करते हैं तो कागज कलम की लड़ाई लड़ते हैं, कानून और संविधान की लड़ाई लड़ते हैं। तो तब जब हमको कागज कलम की लड़ाई लड़नी है, वो लड़ाई हम आज क्यों नहीं लड़ेंगे अपने जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए? और इसी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जो कागजी लड़ाई है, कलम की लड़ाई है, यही लड़ाई का तरीका आपको आदिवासी परिवार की फैक्ट्री में सीखने को मिलेगा, जो कि हर आदिवासी को इतना सक्षम बनाएगा कि
उसको लड़ाई लड़ने के लिए जल जंगल जमीन और जोरू बचाने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। ये वो फैक्ट्री है आदिवासी परिवार की। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आदिवासी परिवार का कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया कि मैं अपनी बातों को अपने समुदाय के बीच में रख सकूं। भाइयों, ऐसे ही गांव बैठे हुए थे झारखंड के खूंटी में, क्योंकि वहां पे आदिवासियों की जमीन पे 10 लाख टन सोना था। आपके ये जो पहाड़ है यहाँ पे भी खनिज है और इसी खनिज को लूटने के लिए यहाँ पे यूआईटी और यूडीए नाम का प्रोजेक्ट बिठाया जा रहा है नगर निगम के द्वारा। वो 10 लाख टन सोना जो झारखंड में है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसकी जमीन उसका खनिज, आरएम लोढ़ा जजमेंट में, मतलब जिसकी जमीन पे सोना होगा उसकी जमीन पे वो सोने का अधिकारी वही होगा। और आदिवासियों की जमीन पे इतने खनिज है, ठीक है, आदिवासियों की जमीन पे इतने लोहा सोना चांदी है कि अगर उसको निकाल लिया जाए और आदिवासी उसका इस्तेमाल करे तो एक एक आदिवासी के पास में एक एक हेलीकॉप्टर होगा। इतना पैसा है, लेकिन हमको जानकारी ही नहीं है कि ये जल जंगल जमीन हमारा कैसे है। हम ये बात तो बोलते हैं जल जंगल जमीन हमारा है, लेकिन ये जल जंगल जमीन हमारा कैसे है ये आप कैसे बताइएगा? संविधान, भारत का संविधान 1950 में 5वीं अनुसूची का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे बैठे किसी भी व्यक्ति से मैं पूछूं कि क्या आपने भारत का संविधान खोलकर पढ़ा है, तो यहाँ पे से अधिकतम लोगों का जवाब होगा कि नहीं, हमने कभी भारत का संविधान खोलकर नहीं पढ़ा। और जिन जिन ने भी भारत का संविधान खोलकर पढ़ा उनको इतनी जानकारी हो गई कि कलेक्टर महोदय को भी जमीन में बैठना पड़ा। वहां पे गांव ने उनसे बहस किया और 10 लाख टन सोना बचाया और कहा कि ये जल जंगल जमीन तो हमारा है, साथ ही साथ ये सोना लोहा चांदी भी हमारा है और हम इसके मालिक हैं। तो जितनी भी जानकारियां आपको आदिवासी परिवार के मन से दी जा रही है, आप इनको सुनिए, समझिए, जानने की कोशिश करिए और इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। ऐसे ही 272 गांव बैठे थे और झारखंड की जो तत्कालीन सरकार थी उन्होंने आदिवासियों की जमीन पे दबा हुआ 10 लाख टन सोना निकालने की कोशिश की थी। बहाना क्या बनाया था कि यहाँ पे पावर ग्रिड बिठाएंगे और आदिवासियों की जमीन लूटेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आपके यहाँ पे यूआईटी और यूडीए नाम का प्रोजेक्ट का नाम का चिड़िया आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के नाम पे आपकी जमीन पे जो खनिज है, कई हजार करोड़ की जो खनिज है, उसको लूटने का प्रोपोगेंडा जो है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बहाना यही है कि यूआईटी और यूडीए के नाम पे आदिवासियों की हम जमीनें लेंगे। ठीक वैसे ही झारखंड में जब ये प्रोजेक्ट बैठने लगा तो वहां पे 272 गांव ने ऐसे ग्राम सभा बिठाई। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा प्रचलन है, आपका मुहावरा है, जिसमें ये कहा जाता है ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। और इस ग्राम सभा को क्या पावर है मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि हमारे जल जंगल जमीन और खनिज को कैसे बचाना है, हमको मालिक कैसे बनना है, इसकी जानकारी आपको हो सके। तो वहां पे 272 गांव ऐसे बैठे और बैठने के बाद उन्होंने कलेक्टर महोदय को बुलाया कि कलेक्टर महोदय आपको भी हमारे गांव के सामने आना पड़ेगा। और ऐसे गांव बैठ के वहां पे कलेक्टर महोदय को जमीन पर बिठाया और जमीन पर बिठाने के बाद में बहस चली और वहां पे ये बात निकली कि हम अपनी जमीन जो है किसी सरकार को नहीं देंगे। क्योंकि इससे पहले ऐसे ही एक पहाड़ था उड़ीसा में, नियमगिरी का पहाड़। उस नियमगिरी के पहाड़ में बॉक्साइट नाम का खनिज था और वहां पे कोंध जनजाति के लोग रहते थे। कोंध जनजाति ने कहा कि पहाड़ में हमारे देवता बसते हैं, हम ये जो पहाड़ है किसी सरकार को, किसी कंपनी को नहीं देंगे। और किसी संस्था के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ा कोर्ट है, वहां तक मामला गया। मामला वहां पे जाने के बाद में जो सबसे बड़े कोर्ट है वो वहां पे जमीन पे आदिवासियों के बीच में आई और ऐसे ही जमीन पे
वो बैठे कुर्सी लगाकर और ग्राम सभा बैठी। 21 ग्राम सभा जब बैठी तो 21 ग्राम सभा के सामने गोट ने पूछा कि क्या आप अपना पहाड़ जो है वो किसी वेदांता कंपनी को देना चाहते हैं? 21 ग्राम सभाओं ने कहा कि नहीं, हम अपना जो ये पहाड़ है वो किसी कंपनी को, किसी सरकार को नहीं देना चाहते। तब जो सबसे बड़े कोर्ट है उसने कहा कि हम इस ग्राम सभा के आदिवासियों के ग्राम सभा के खिलाफ में नहीं जाएंगे। और तब से कहा गया न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। इसी ग्राम सभा का पावर है कि झारखंड में वो 10 लाख टन सोना आज भी बचा हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जिसकी जमीन उसका खनिज। सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट ने क्या कहा कि आदिवासी की जमीन पे अगर सोना, लोहा, चांदी कोई भी खनिज है वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी निकालेगा या फिर आदिवासियों की जो सहकारी समिति है उसके माध्यम से वो खनिज निकाल पाएगा। और मैंने ये बताया कि आदिवासी के पास में इतना खनिज है कि एक एक आदिवासी के पास में एक एक हेलीकॉप्टर होगा। अकेले झारखंड में 10 लाख टन सोना है। वो सोना इतना ज्यादा है क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिका के पास में मात्र 6 लाख टन सोना है, लेकिन वो विश्व गुरु बन के बैठा हुआ है। और झारखंड के खूंटी में 10 लाख टन सोना यानी कि अमेरिका से भी ज्यादा सोना है। तो असल में विश्व गुरु किसको बनना चाहिए? आदिवासियों को विश्व गुरु बनना चाहिए। आगे जाके पता चलता है कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली में गोंड आदिवासियों की जमीन पे 46 लाख टन सोना है, मतलब झारखंड से भी ज्यादा। किसका खनिज है? आदिवासियों का। और आगे जाके मालूम चला कि आपके राजस्थान के बांसवाड़ा के घाटोल में 11 करोड़ टन सोना है। किसकी जमीन है? भीलों की जमीन है। वो 11 करोड़ टन सोना अगर भील आदिवासी निकाल लेते हैं तो विश्व गुरु तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन भारत की सरकारों में जो सरकार बैठे हुए हैं, दूसरे लोग चला रहे हैं, क्या वहां पे आदिवासी खुद नहीं बैठ सकता? क्या सत्ता पे आदिवासी काबिज नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमको लड़ाई लड़ने का तरीका नहीं पता है कि हमको लड़ाई कैसे लड़नी है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि आदिवासियों की रूढ़िगत ग्राम सभा को सुप्रीम पावर है। कभी भी सरकारें जब यहाँ पे आती हैं जमीन अधिग्रहण के लिए, अभी भी यूआईटी और यूडीए के नाम पे आदिवासियों की जमीन और कितने सारे गांव यहाँ पे भी स्थापित होने वाले हैं। कभी ये प्रोजेक्ट, कभी वो प्रोजेक्ट के नाम पे भूमाफिया यहाँ पे खनन करना चाहते हैं, लेकिन हम आदिवासियों को पता ही नहीं है कि ये हमारी जमीन है। क्योंकि हमको क्या पता है, यहाँ पे हर आदिवासी को जो जमीन मिलती है वो किससे मिलती है? अगर जमीन की लड़ाई है, हर व्यक्ति अपनी जमीन बचा सकता है, क्योंकि उनको जमीन जो मिलती है वो बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है। यहाँ पे बैठे हर व्यक्ति को जो जमीन मिलती है बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है। ठीक है, हमारे यहाँ पे लड़कियों को जमीन में हिस्सा नहीं देते। क्यों? क्योंकि लड़की अगर कल को किसी गैर आदिवासी से शादी कर लेगी तो जमीन भी गैर आदिवासी के पास में चली जाएगी। इसलिए ये नियम बनाया कि लड़कियों को जमीन में हिस्सा नहीं देना है। और आज हम अपनी जमीन सरकार को भी दे रहे हैं, पूंजीपतियों को भी दे रहे हैं और बाकी किसी को भी बेच दे रहे हैं। जबकि आपके राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में क्या लिखा हुआ है और भू राजस्व संहिता में लिखा हुआ है कि एसटी की जमीन यानी कि आदिवासी की जमीन जब बिकेगी तो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को ही बिकेगी, और एससी की जो जमीन है वो एससी को बिकेगी, किसी ओबीसी या जनरल को नहीं बिकेगी। बावजूद उसके कलेक्टर महोदय जो है आदिवासी की जमीन को किसी गैर आदिवासी को अगर बेचते हैं तो कलेक्टर महोदय पे देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हुआ भी है। कलेक्टर महोदय सर्वोच्च पावर नहीं रखते हैं। अगर कलेक्टर महोदय आदिवासियों के माई बाप है, आदिवासियों के 4 माई बाप है, आपको ये बात जानना पड़ेगा लड़ाई का तरीका क्या है।
आदिवासियों के 4 माई बाप है। कौन कौन? कलेक्टर, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। हमको उनसे बात करनी है। कैसे बात करनी है? कागज कलम से बात करनी है, कानूनी और संवैधानिक तरीके से बात करनी है। और जब जब आदिवासियों ने कागजी तरीके से उनसे बात की है, तब तक उनका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ है। तो कलेक्टर महोदय अगर आदिवासियों के बाप है, ठीक है, लेकिन अगर वो भी कानून के संविधान के तहत काम नहीं करते हैं, तो उनका भी बाप है, वो उसको सजा देगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट है। अगर आदिवासियों की जमीन को गलत तरीके से किसी दूसरे को बेचा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे कलेक्टर पे देशद्रोह लगाएगी। और जैसा कि मैंने बताया, हर व्यक्ति को यहाँ पे जो जमीन मिलती है, बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है। ये गांव जब हमारे पुरखों ने बसाया था, तो गांव का सीमाना तय किया था। हम जब बोलते हैं कि जल जंगल जमीन हमारा कैसे है, ये कैसे है, ये मैं बता रही हूँ। जल जंगल जमीन हमारा कैसे है? क्योंकि गांव का सीमाना हमारे पुरखों ने तय किया। ये पहाड़ देखा, बोला कि हमारे जो आने वाले वंशज है, यहाँ पहाड़ पे जो जंगल है, इसका जो भी चीजें निकलेंगी, फल निकलेंगे, लकड़ी निकलेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। नदी देखा, यहाँ पे हमारे आने वाले वंश है, यहाँ से पानी पिएंगे। खाली पड़ी चरवाहा जमीन है, चारागाह जमीन पे हमारे पशु यहाँ पे चरेंगे। ठीक है, ऐसा करके जिस समय यहाँ पे कोई मुगल नहीं थे, कोई तुर्क नहीं थे, कोई पुर्तगाल नहीं थे, उस समय हमारे यहाँ पे आदिवासी हमारे पुरखे बसते थे। लेकिन आज 70-75 साल की सरकार बोल रही है कि ये पहाड़ हमारा है, ये नदी हमारी है और ये जंगल हमारा है। ये खाली पड़ी जमीन जो चरवाहा जमीन है, हम क्या बोलते हैं, किसकी जमीन है? सरकारी जमीन है। हम क्या बोलते हैं खाली पड़ी जमीन को? सरकारी जमीन है। जब ये गांव का सीमाना हमारे पुरखों ने तय किया, पूरा का पूरा गांव हमारे पुरखों का है, तो आप ये बताइए कि ये चरवाहा जमीन सरकारी कैसे हो सकती है? अगर हमको ये मालूम चले कि ये जो जमीन जो है ये सरकारी है, तो सरकार से ये पूछने की जरूरत है कि खाली पड़ी जमीन अगर सरकारी है, तो सरकार के बाप का नाम क्या है? हर किसी को जो जमीन मिलती है, वो उसके बाप के बाप के बाप से मिलती है। अगर सरकार की जमीन यहाँ पे है, तो सरकार के बाप का नाम क्या है? कभी नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर 5 साल में सरकार का बाप बदल जाता है। कभी भाजपा की सरकार होती है, कभी कांग्रेस की सरकार होती है, तो कोई भी एक बाप नहीं है। लेकिन आदिवासियों की अब जब सरकार है, तो आदिवासियों का बाप आ चुका है। बहुत बहुत बधाई। तो ये सरकारी जमीन किसी के बाप की नहीं है, सरकार के बाप की नहीं है। ये खाली पड़ी जमीन जो है वो आदिवासियों के बाप की है, क्योंकि ये गांव जो है आदिवासियों के पुरखों ने बसाया था। और गांव का सीमाना के अंदर की सारी नदी, तालाब, पहाड़, जंगल जो है, उस पे ग्राम सभा का अधिकार होगा। यदि आप अपने अकेले की जमीन की लड़ाई लड़ती है, तो अपने बाप के बाप का दस्तावेज दिखाइएगा और उससे अपना अधिकार बताइएगा। लेकिन जब गांव की खाली पड़ी जमीन, नदी, तालाब, पहाड़, जंगल की जब बात होगी, वहां पे ग्राम सभा को अपना पावर दिखाना पड़ेगा। ग्राम सभा ये बोलेगी कि ये पूरी सामुदायिक जमीन है और इसमें पूरे ग्राम सभा का अधिकार है। यही बात सुप्रीम कोर्ट के जगपाल सिंह बनाम पंजाब जजमेंट में कहा गया। क्या कहा गया? कि गांव की जो सामुदायिक जमीन है, खाली पड़ी जमीन है, उस पे ग्राम सभा का अधिकार होगा। तो आने वाले दिन में जो वन विभाग बोलती है कि ये जो जंगल जो है ये वन विभाग का जमीन है, तो हमको उनसे सूचना का अधिकार के तहत आरटीआई करके पूछना चाहिए कि ये जंगल जब तुम्हारा है, तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है? कभी नहीं बता पाएंगे। क्योंकि गुजरात के रतन महल का एक उदाहरण है, वहां पे रीछ अभयारण्य के नाम पे जंगल कब्जा किया जा रहा था। वहां के आदिवासियों ने अपने ग्राम सभा का पावर को समझा और पूछा कि ये जो जंगल की जमीन अगर तुम्हारी है, तो तुम दस्तावेज दिखाओ कि ये तुम्हारा है। तब वहां के जंगल के जो फॉरेस्ट विभाग के लोग थे, उन्होंने क्या जवाब दिया कि ये जंगल जो है ये 114 आदिवासियों के नाम पे है। मतलब ये वन विभाग भी जो है, वन भूमि जो है, वो किसी वन विभाग के बाप की नहीं है, वो यहाँ पे आपके पहले पुरखे यानी कि आपके बाप की है।
लेकिन चूंकि हमको जानकारी नहीं है, हमको अपने हक अधिकार की जानकारी नहीं है, कानून संविधान की जानकारी नहीं है, तो इस कारण से हम अपने जल जंगल जमीन को नहीं बचा पाते हैं। इस प्रकार से अपने हक अधिकारों को जानिए और अपने जल जंगल जमीन को कैसे बचाना है, खनिज को कैसे बचाना है और मालिक कैसे बनना है, इस बात की जानकारी आपको लेना बहुत जरूरी है। और ये जो प्रोजेक्ट जो बैठ रहा है यूआईटी और यूडीए, मैं भाई अमित खराड़ी को ये अनुरोध करना चाहूंगी कि हमने तो ग्राम सभाओं के माध्यम से यूआईटी और यूडीए का विरोध किया। क्यों? क्योंकि नगर निगम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में यानी कि टीएसपी क्षेत्र में असंवैधानिक है, और अगर नगर निगम असंवैधानिक है तो उस असंवैधानिक नगर निगम के माध्यम से यूआईटी और यूडीए कैसे आ सकता है? जैसा कि मोदी जी के सपनों के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात राज्य में है, वहां पे भी आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो प्रोजेक्ट बैठ रहा था, वहां पे ग्राम सभाओं ने नोटिस दिलवाया किसको? कलेक्टर को। कलेक्टर को उन्होंने कहा ग्राम सभाओं ने कि चूंकि यहाँ पे 5वीं क्षेत्र में संविधान के तहत नगर निगम लागू नहीं है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पे कैसे बन सकता है नगर निगम के मार्फत? तो कलेक्टर ने उनको नोटिस दिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कि जब यहाँ पे नगर निगम लागू नहीं है तो आपने यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैसे बनाया, यहाँ पे ऐसा विस्तार क्यों किया, विकास कैसे किया? और फिर वहां के गांव वाले जब सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट ने कहा कि आप आदिवासियों को उनकी जमीन जैसा का तैसा वापस करके दो। मतलब हमारी जमीनें 8% मात्र की आदिवासियों की जनसंख्या है, लेकिन 8% आदिवासियों की जनसंख्या से सरकारें इतनी डरती क्यों है? क्योंकि आजादी के समय आदिवासियों के पास में 60% जमीन थी, अभी घट के वो मात्र 3% बच गई है। और आदिवासी जिस दिन अपने हक अधिकार को जान जाएगा, उस दिन आदिवासियों को सरकारों के माध्यम से जितनी जमीनें लूटी गई हैं, वो सारे वापस तो करने ही पड़ेंगे। साथ ही साथ में इतने दिन तक 70 साल से जो शोषण किया, यहाँ से जो खनिजें निकाली, उनका मुआवजा भी देना पड़ेगा, साथ ही साथ उन पे देशद्रोह का केस भी लगेगा। इसीलिए कम जनसंख्या होने के बाद भी सरकारें जो है वो आदिवासियों से डरती हैं, और इसका शुभारंभ हम कर चुके हैं। जो नगर निगम के मार्फत से जो यूआईटी और यूडीए यहाँ पे आने वाली है, हमारे भाई अमित खराड़ी से बात हो चुकी है, और इसके खिलाफ में हम हाईकोर्ट यानी कि जोधपुर हाईकोर्ट में भी सरकार के खिलाफ में वहां पे पिटीशन डालेंगे, जहां पे कलेक्टर महोदय को सबसे पहले कोर्ट के सामने खड़ा होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा कि किस कानून और किस संविधान के तहत उन्होंने नगर निगम के तहत यूआईटी और यूडीए का विस्तार किया है। और साथ ही साथ में आदिवासियों को यूआईटी यूडीए के तहत जो जमीनें गई है वो तो वापस करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ में जितना नुकसान इतने दिनों तक उन्होंने नगर निगम के माध्यम से टैक्स का, पानी का टैक्स, बिजली का टैक्स के माध्यम से किया है, उसका मुआवजा भी उनके हलक से निकाल के वापस लेंगे। तो कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, और एक अनुरोध है आदिवासी परिवार के मन से। मेरा अनुरोध तो ये है कि यूआईटी यूडीए के खिलाफ में तो हम कोर्ट में जाए ही, लेकिन हमारे भोले भाले आदिवासियों को आईपीसी सीआरपीसी के कठिन जो कोर्ट कचहरी के माध्यम से उनको काफी प्रताड़ित किया जाता है। चूंकि आदिवासी अपने हक अधिकार को नहीं जानते हैं। जब तक आदिवासियों की ग्राम सभाएं कायम थी, तब तक आदिवासियों के गांव में गांव के पटेल कमेटी से पूछकर पुलिस घुसती थी। लेकिन आज इन सारे कानून का उल्लंघन हो रहा है, आदिवासियों की पावर का उल्लंघन हो रहा है। तो आने वाले दिन में आईपीसी सीआरपीसी यानी कि हमारे आदिवासियों के रूढ़िगत ग्राम सभा के पावर को कम करने वाले और आदिवासियों को फर्जी कोर्ट मुकदमे झेलवाने वाले सरकारों को ये जवाब देना पड़ेगा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ आदिवासियों पे उन्होंने आईपीसी और सीआरपीसी कैसे लागू की। और इसके एवज में मैं आदिवासी परिवार से अनुरोध करूंगी इस मंच के माध्यम से कि अभी आने वाले दिन में यूआईटी के साथ में सीआरपीसी को भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस डाला जाए। तो आगे हमारे भाई भांगीलाल नीलामा जी भी हैं, उनका भी मैं चाहूंगी कि उनको भी बोलने का मौका दिया जाए। समय कम है, समय अभाव है। आने वाले दिन में फिर दोबारा अगर जानकारी की आप लोगों को इच्छा होगी तो हम दोबारा जरूर आएंगे। लेकिन अंत में मैं यही कहना
चाहूंगी कि आदिवासी परिवार ऐसा फैक्ट्री है जहां पे हर एक आदिवासी अपने हक अधिकार को जानकर इतना जागरूक हो जाता है कि कलेक्टर महोदय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उस आदिवासी से डरने लगता है।